हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए और आज जो है वो क्लास 12th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है आरंभिक राज्यों का उदय। ये 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव जो VBI है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे सारी क्वेश्चन की वीडियो मैं बनाकर इस चैनल पे डाल देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन खुद से किए, और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज जो हमने जो VBI क्वेश्चन 50 लेकर आए हैं वो आरंभिक राज्य 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 के लिए एग्जाम के लिए है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेगास्थनीज से इसकी बुक के बारे में भी पूछता है कि मेगास्थनीज का बुक यानी एक बुक है, उसके नाम भी इस क्वेश्चन को डाल दे। तो मेगास्थनीज जो है वो भारत किसके दरबार में आया था? ठीक है, ऑप्शन मेरे पास 4 है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, अशोक और डी में कनिष्क। तो जो मेगास्थनीज जो आया था भारत में वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है कौटिल्य, बी में है कालिदास, सी में है हरिसेन और डी में है पतंजलि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है पतंजलि। तो महाभाष्य के जो लेखक है वो पतंजलि है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से? प्रयाग प्रस्ति का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त, बी में समुद्रगुप्त, सी में स्कंदगुप्त और डी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका जो 3 का करेक्ट जो आंसर है वो है समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 3 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आज का चौथा क्वेश्चन जो है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त, डी में है बिंदुसार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक। अशोक को प्रियदर्शी शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क, डी में है बिंदुसार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी अशोक। अशोक ने धम्म को महामात्रों में नियुक्त किया था। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि क्या है? तो कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि क्या है? ए में 48, बी में 78, सी में 88 और डी में 98। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी यानी 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये बहुत ही मस्ट VBI इस तरह के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट 2025 में एकदम छप गया है। ये सब क्वेश्चन जो है ये सब छपना ही इस तरह के क्वेश्चन। ये बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गुप्त वंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक नेपोलियन हम जान रहे हैं, उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त को, बी में समुद्रगुप्त को, सी में स्कंदगुप्त को और डी में जो है कुमारगुप्त को। तो किसको भारत का गुप्त वंश में किसको भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इसका आंसर जो करेक्ट है समुद्रगुप्त यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, ये भी VBI है जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत ही VBI क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, बी में है समुद्रगुप्त, सी में है अशोक और डी में है कनिष्क।
तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी अशोक ने धर्म की शुरुआत की थे। तो धर्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आज का, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कर ले। ये भी एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावनाएं है, तो इसको भी तो नहीं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर हम करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में हर साल पूछता है, तो उम्मीद है कि इस साल भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए में तैमूर, बी में मोहम्मद गौरी, सी में गजनी और डी में मोहम्मद बिन कासिम। तो जो अल बरूनी भारत आया था वो गजनी के साथ आया था, यानी अब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो आज का इस वीडियो का अगला क्वेश्चन जो है, प्रयागप्रस्ती किस राजवंश से संबंधित है? एक पहला हमने जो क्वेश्चन जो पहले बताया प्रयागप्रस्ती से, वो कहा किस प्रयागप्रस्ती का संबंध किस युग के शासक से है, और यह है प्रयागप्रस्ती किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका जो संबंधित है ऑप्शन ए में है मौर्य वंश, दूसरा शुंग वंश और तीसरा कुषाण वंश और डी यानी गुप्त वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी डी है, गुप्त वंश। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 का करेक्ट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के भी आई? ये भी क्योंकि भारत से जो रिलेटिव कुछ भारत के इतिहासों से जो रिलेटिव है, जो प्राचीन भारत यानी भारत से जो भी रिलेटिव जो महत्वपूर्ण है, वो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं है। तो जो इसका जो ये क्वेश्चन जो है, एक ऑप्शन भारतीय इतिहास का स्वर्ण यानी भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कौन? मौर्य काल, बी में गुप्त काल, सी में मुगल काल और डी में अंग्रेजों का काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है गुप्त काल है। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी ये भी पूछने की संभावनाएं ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए में हैवेल, बी में फ्लेट, डी में कनिंघम और डी में जेम्स प्रीसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12 का जेम्स प्रीसेस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिशुनाग वंश नंद वंश का केंद्र था। इंपॉर्टेंट है, शिशुनाग वंश जो है नंद वंश का क्या था? केंद्र था। तो उसका जो आंसर है ए में है काशी, बी में है कौशल, सी में है अंग और डी में है मगध। ठीक है, तो ये इसका 4 ऑप्शन है। इसका 4 ऑप्शन में से इसका आंसर क्या है? ऑप्शन है काशी, बी में कौशल और सी में अंग और डी में जो है वो मगध है। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इसका जो है डी है, ऑप्शन इसका जो है वो डी है, यानी जो शिशुनाग वंश नंद वंश का केंद्र था वो मगध था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये इस्लाम दिया है, मैं इससे थोड़ा सा नहीं देखो, तो ये गलत है, एक्स्ट्रा में दिया गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज, शिशुनाग वंश एक नंद वंश का केंद्र था, ये मगध, यानी डी इसका आंसर हो गया। हमने पहले इसको बता दिया, इसका आंसर जो है वो डी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा है, मतलब उसकी अभिलेख जो थी, अशोक की जो अभिलेख थी उसकी भाषा क्या थी? तो ए में हिंदी, बी में संस्कृत और सी में उर्दू और डी में प्राकृत। तो इसकी जो भाषा थी इसका करेक्ट आंसर यानी डी है प्राकृत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 15 का ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगीति है वो किस शासक के काल में आया था। ए में अशोक, बी में अजातशत्रु, सी में कलाशोक, डी में कनिष्क। तो जो इसका 16 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी ये कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत चौथी बौद्ध संगीत की किसके काल में, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। किस शिलालेख से, यानी किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। तो ए में प्रथम, बी में 5वें, सी में 10वें और डी में 13वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी डी, यानी 13वें। इसका जो करेक्ट आंसर है यानी डी, 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग के विजय का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अभिलेख अधिकांश किस लिपि में लिखवाया। जो अधिकांश अभिलेख है, यानी अभिलेख तो लिखवाया लेकिन जो सबसे अधिकांश जो अभिलेख लिखवाया उसकी लिपि क्या है। ठीक है। जो अधिकांश है उसकी लिपि जो क्या है, उस है ब्राह्मी, बी में है प्राकृतिक, सी में अरेमाइक और डी में सौर सेनी। ये 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्राह्मी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी ब्राह्मी भाषा में अशोक ने सबसे ज़्यादा जो अभिलेख लिखवाए वो किस भाषा में, वो ब्राह्मी भाषा में ही अभिलेख को लिखवाए थे। चलिए इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रस्ती को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था। यानी 19 का ऑप्शन ए अशोक सम्राट, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने और समुद्रगुप्त ने। इसका 4 ऑप्शन है। जो इसका जो आंसर है इसका आंसर है डी, यानी समुद्रगुप्त। 19 का जो है वो डी नंबर है जो करेक्ट आंसर है, यानी समुद्रगुप्त इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ से मिले। ये बहुत सती प्रथा ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी सती प्रथा जो है ये इम्पोर्टेंट है। इस सती प्रथा से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी इसको इम्पोर्टेंट हम कर देते हैं। सती प्रथा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है कि सती प्रथा के साक्ष्य का अभिलेख जो है वह कहाँ से मिला। तो ऑप्शन ए सारण, बी में गुर्जरा, सी में मास्की और डी में एरन। तो ये जो 20 का जो करेक्ट आंसर, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी एरन से इस सती प्रथा का साक्ष्य मिला था 510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था कहाँ था। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो ए में है वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, सी में वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में, डी में वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर यानी डी, यानी वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो आज का अगला क्वेश्चन है, धम्म की भाषा क्या थी। देवनागरी थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी या फिर खरोष्टी थी। धम्म की जो भाषा थी वो क्या थी। धम्म की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, यानी ऑप्शन जो है 23 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यानी इसका जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर प्राकृत है। चलिए अगली क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन 23 नंबर, यानी धम्म की भाषा। चलिए वहाँ पर वो एक गलत पेज था, ये प्राकृत, यानी इसका करेक्ट आंसर बी था। अगला क्वेश्चन जो है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। अशोक जो द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। इस तरह के रट जाइए। जो भी आज क्वेश्चन मैंने दिया, जो भी 40-50 जो मेरे क्वेश्चन इस वीडियो में है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में द एंड ना करें, स्किप ना करें, पूरी अंत तक देखें और आप कमेंट करके बताएं कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़े। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म
कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। जो अशोक द्वारा जो अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार किया वो कहाँ पर नहीं हुआ था, यानी जापान में, बी में सीरिया में, सी में ब्रिटेन में और डी में श्रीलंका में। तो इसकी जो प्रचार नहीं हुई थी वो ब्रिटेन यानी ऑप्शन सी में नहीं, यानी ब्रिटेन में नहीं गया था। तो 24 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन, आज का जो अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महामात्रों का जो है वो किसने नियुक्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी बी है। 25 का बी, यानी जो 25 का जो आंसर है वो करेक्ट बी आंसर है, यानी इसका जो है वो बी ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। किस शिलालेख में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी 2025 में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस तरह की क्वेश्चन रहेगी तो रहेगी। आप, मैं बोला डर जाओ यार, डर जाओ, ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए कोई विशेष टाइम नहीं लेगा, लेकिन इसे डर जाओ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर नहीं इस वीडियो को पूरा देखिए और रट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि जो मैंने 20-30 जो भी प्रश्न, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेंगे। दे आर एकदम 100% इसकी गारंटी हम जरूर लेते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में रहेंगे। तो फिर से एक बार मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ए में है प्रथम, बी में 5वें, सी में 10वें और डी में 13वें। तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। और ये क्वेश्चन पहले भी था, मैंने इसको बताया था आंसर। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसने दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का जो शिलालेख जो पढ़ा, सबसे प्रथम व्यक्ति कौन पढ़ा, इंपॉर्टेंट है। और पढ़ने का जो श्रेय है किससे दिया जाता है, जो अशोक का शिलालेख है उसे पढ़ने का श्रेय दिया किसको जाता है। तो ए में जेम्स प्रिंसेस, डी में थियर और डी में मार्शल, सी में मार्शल और मैक्स मुलर डी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 27 का ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेस। और याद रखिएगा, यानी पहला जो व्यक्ति है, यानी जो प्रथम जो व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति भी जेम्स प्रिंसेस ही है और श्रेय भी जेम्स प्रिंसेस को ही दिया जाता है, क्योंकि उसने ही पहला अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़े थे, यानी सबसे प्रथम बार या सबसे पहला बार अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेस ही पढ़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक जो था वो कौन था। चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, बिंदुसार थे या फिर कुणाल थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था वो शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी कौन है, अशोक। तो 28 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है अभी 19वां नंबर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। VVI कि किस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था। किस नदी के संगम पर, ए में गंगा जमुना सरस्वती, सोन फल्गु गंगा, पुनपुन गंडक फल्गु गंगा, सोन पुनपुन। तो जो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, आज इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। यानी एक विदेशी यात्री है जिनका यूनान से आए थे, वो कौन थे। तो रॉबर्ट सिवेन, मेगास्थनीज, अल्बरूनी और फ्रांसिस बर्नियर। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर मेगास्थनीज है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगी। मेगास्थनीज वो थे मौर्य काल में वो प्रसिद्ध ईरानी यात्री थे। अगला क्वेश्चन जो है, किस नंबर अशोक किस वंश के शासक थे। नंद वंश का, मौर्य वंश का, पाल वंश का, इनमें से कोई नहीं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश का। तो 31 का जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यानी मौर्य वंश का शासक अशोक थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन जो है आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 32वां नंबर, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक
से किया जाता है, यानी समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो किस यूरोपीय समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है। तो ऑप्शन ए में हिटलर, बी में नेपोलियन, सी में बिस्मार्क और डी में मुसोलिनी। ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि ये है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो किस यूरोपीय शासक से किया जाता है, यानी किस विदेशी शासक से किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी बी, नेपोलियन से, यानी 32 का जो है करेक्ट आंसर है वो बी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी नेपोलियन से तुलना समुद्रगुप्त की जाती है। जो आज का जो अगला क्वेश्चन 33वां रहा, धम्म की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि धम्म से एक क्वेश्चन शॉर्ट में आना चाहिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी चांसेस है, यानी धम्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धम्म से जो क्वेश्चन है अब शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में और ऑब्जेक्टिव वाला में जो धम्म की क्वेश्चन होगा वो आप जरूर याद रखिए। अशोक की धम्म की शुरुआत किसने की, सॉरी धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए में समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त, सी में अशोक और डी में कनिष्क। तो जो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी ऑप्शन सी अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी, राइट। अगला जो 34वां नंबर क्वेश्चन और आज की ये आखिरी, आज मैंने 50 क्वेश्चन कहा था लेकिन मैंने 50 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाया क्योंकि जो हमें इंपॉर्टेंट लगा उस चैप्टर से उस क्वेश्चन को मैंने निकाल कर डाला, तो मैंने 34 क्वेश्चन पढ़ाए। और आज की आखिरी क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री जो भारत आए थे, क्या गुप्त काल में। तो आज का आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आए थे। तो इत सिंह, बी में फहान, डी में हैंसोंग और डी में इनमें से कोई नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है जो 2025 का है। तो 34 और आखिरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी हैंसोंग है, जो गुप्त काल में चीनी यात्री हैंसोंग जो चीनी यात्री है जो गुप्त काल में भारत आए थे। तो ये 34 क्वेश्चन जो 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जो 10-15 या 20 मिनट की जो वीडियो है आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकता है। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी क्वेश्चन आप खुद से किए और कितनी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए। तो आप उसको भी वीडियो से देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम 2024 में 25 में देने वाले हैं उनकी क्वेश्चन मिस ना हो और वो भी सफल हो। क्योंकि एग्ज़ाम की जो रूटीन भी आ चुकी है, बिहार बोर्ड ऑफिशियल की तरफ वेबसाइट की तरफ से रूटीन को भी जारी कर दिया है, उसका भी वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाकर डाल दी। इसलिए आप जाके चैनल पर उस वीडियो की भी देख लें कि कौन कौन से दिन एग्ज़ाम है और कब से एग्ज़ाम है, स्टार्ट मैट्रिक और इंटर दोनों वाले के लिए। मिलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।